हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलन। तो आज हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने देख लिया है तो इट्स गुड, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं। अब देखो, सिंबल क्यों ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में, है ना, किसी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सिंबल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो जैसे कि सिंबल जो होता है एक शॉर्ट फॉर्म होता है विच स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट, है ना। सिंपल है, हमने देखा है हाइड्रोजन के लिए H यूज होता है, तो पर्टिकुलर सिंबल भी बहुत ज़रूरी है। Now each element is denoted by a symbol, ये हमें पता है। Usually the first letter that we have seen, it can be in English or it can be in Latin। ठीक है, ये देखा हुआ चीज़ है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सल्फर के लिए क्या होता है, सिंबल S होता है, और हाइड्रोजन के लिए H होता है। सिंपल, इसमें भी अगेन कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आया था, कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि जैसे कि ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुकी, जैसे कि कार्बन अगर है तो कार्बन को अगर मैं सिंबल C देती हूँ तो कॉपर के केस में और कोबाल्ट के केस में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कॉपर, है ना, कॉपर के केस में और कार्बन के केस में और कोबाल्ट के केस में डिफरेंस होने की यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, है ना। फर्स्ट लेटर आप नहीं दे सकते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ था कि समझिए अगर इंग्लिश वर्ड ले रहे हैं किसी इन केस, जैसे कि अगर कॉपर की बात करें तो हम लोगों ने लैटिन वर्ड लिया था, दैट इज़ क्यूप्रम। यहाँ पर कोबाल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर दैट इज इन स्मॉल दैट वी हैव टू राइट। अगर कोई भी है जिनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता है तो बहुत, देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ को अच्छे से समझिए, राइटिंग पे अपने ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है और आप जब आंसर लिखते हो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप मिस्टेक अगर करते हैं तो प्रॉब्लम होने की क्या बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, कार्बन अगर है, कोबाल्ट है, कॉपर है, कैल्शियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, क्लोरीन है ना। तो जिन इनके सारे लेटर्स क्या है, सी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कार्बन के लिए सी हो गया, कोबाल्ट के लिए CO हो गया, O स्मॉल में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर O स्मॉल में नहीं रहा तो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर के लिए, लैटिन से लिया हम लोगों ने, दैट इज़ क्यूप्रम से लिया, CU। कैल्शियम के लिए हम लोगों ने CA लिखा है, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड स्मॉल लेटर। कैडमियम के लिए, अब यहाँ पर देखिए, कैडमियम का अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर D लिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो CD हो गया, क्रोमियम के केस में CR हो गया, और क्लोरीन के केस में Cl हो गया। तो यहाँ पर थर्ड लेटर लिया गया है, ना कि सेकेंड लेटर। समझ में आया, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट। ओके, अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सिंबल के। सिंपल है, नेम ऑफ द एलिमेंट को आप अच्छे से अगर समझ सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द एलिमेंट। CD लिखा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये कैडमियम का है मैम सिंबल। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे सेकेंड सिग्निफिकेंस की, तो आप एटम के बारे में पता सकते कि ये वन एटम ऑफ द एलिमेंट है। क्वांटिटी के बारे में आप पता कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है सिंबल N, अगर आपको सिर्फ N सिंबल दिया तो आप इससे क्या क्या पता कर सकते हो, ये आप पता कर सकते हो कि ये एक एलिमेंट है नाइट्रोजन का। एज वेल एज आप ये भी बोल सकते हो कि ये नाइट्रोजन का एक एटम भी है ना, आप ऐसे बोल सकते हो। आप यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप एलिमेंट है नाइट्रोजन का बोल सकते हो और एटम है बोल सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, रिवाइज करो, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है N2 होगा, है ना। तो यहाँ पर तो सिंबल तो ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे हटाओ। तो एलिमेंट नाइट्रोजन शो कर रहा है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन शो कर रहा है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट शो कर रहा है, दैट इज
14 पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि एक जो हमारे एटम का नाइट्रोजन का वेट होता है एक एटम का, वो हमारा 14 होता है ना, 14 ग्राम होता है। तो इसीलिए 14 पार्ट्स बाय वेट है ना, मतलब नाइट्रोजन का पूरा पूरा 14 पार्ट हो गया ये एक एन है ना। मतलब देखो सिंपल सी बात है, वन एटम है ना, वन एटम ऑफ एंड वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन का वन एटम मतलब कितना पार्ट हुआ, 14 पार्ट है ना, एक एटम 14 पार्ट के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो ये तीन चीज़ें ये शो कर रहा है बेसिकली। ओके, अब इम्पॉर्टेंट जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर स्मॉल लेटर आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर सी के साथ अगर आप कैपिटल ओ लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कंपाउंड है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंबल कैपिटल और स्मॉल किस तरीके से है वो प्रॉपरली लिखना है ना। लिखते टाइम मिस्टेक नहीं करना, दिमाग में तो होता है, दिमाग में तो पता चलता है कि हाँ कैपिटल कोबाल्ट के केस में स्मॉल ओ है, लेकिन लिखते वक्त हो जाता है कि हम लोग गलती से कैपिटल लिख देते, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी, ठीक है, छोटा ओ बना बस। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि N2 के बारे में मैंने आपको कहा था। अब देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन वन और मोर एटम्स, है ना, ये हमने देखा है ऑलरेडी, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने भी एटम कितने भी एलिमेंट मतलब बना सकता है, एटम के साथ एटम्स मिक्स कर फॉर्म कर सकता है बेसिकली मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इनको आप कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, ये क्या हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। N2 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग डायटॉमिक के ले रहे हैं, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे क्या है, दो दो एटम्स है, तो ये क्या हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो यही मॉलिक्यूल्स को हम लोग जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप समझिए ऐसे लिख दिए क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिख दिए, है ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और अगर मैंने आपको बोला कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का आप केमिकल फॉर्मूला लिखिए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, इट इज़ Cl2, है ना। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सिंपल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए फ्रॉम आपका जो मैंने अभी जस्ट लिया था सिंबल, उस वहाँ से आप देख सकते हैं, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। एक बार फिर से देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, लेकिन वैसे तो कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल हो रहा है तो ज़रूर देखिएगा रिपीट करके वीडियो। अब देखिए इन केस ऑफ कंपाउंड द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट एटम्स यूनाइटेड इन अ सर्टन फिक्स्ड रेशो, है ना, फिक्स्ड रेशो है। तो यहाँ पर देखो हमेशा Cl2 जो है, तो इनका जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। तो अब देखिए it is represented by placing the symbols of the element present in it side by side indicating their numbers written in the subscript, है ना। तो अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत सारे बच्चे ना Cl2 को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। ये जो नंबर है जो शो कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स है या कितने एटम्स है, ये आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में, है ना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर Cl2 यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है ना। लिखते वक्त ये गलती नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के, यहाँ पर दिया हुआ है उसके ऊपर आते हैं, दैट इज़ NH4Cl, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, जिससे कि आप क्या पता कर सकते हो, जैसे देखो NH4Cl है ना, तो अगर NH4Cl है तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब देखो सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं, एक एक करके बताती हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट्स है, कितने एटम्स है सॉरी, तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, क्लोरीन का 1 है ना। सिंपल है।
उसी तरीके से अगर यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है मैं और एक लेती हूँ, दैट इज़ Na2CO3। अगर मैं आपसे पूछूँ कितने एटम्स है बताओ, सोडियम के कितने एटम्स है यहाँ पर, 2 एटम्स है क्योंकि Na2 लिखा हुआ है। कार्बन के कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर आपने तो देख लिया कि अगर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो वो शो करता है कि ये कितने एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होगा तो, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2H2O, इस केस में आप कैसे बोलेंगे, देखो सबसे पहले तो इस 2 को हटाओ अभी के लिए। अगर आप इस 2 को हटाते हो तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि ये है H2O मॉलिक्यूल, है ना। देखो सिंपल सी बात है, समझो H2O है, ठीक है। अगर ये एक H2O है तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा 2H2O, तो हाउ मेनी H2O आर देयर, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। समझ में आ रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, H2O प्लस H2O, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ, है ना। 2 H2O ही है ना, यही तो लिखा हुआ है। 2 H2O मीन्स वॉट, one water molecule and one water molecule, they are two, when they are equal, oh sorry not equal, when they are with each other there are 2 water molecules, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ 2H2O में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो कितना बताओगे। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के 4 प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्सीजन के केस में आओ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ 2H2O में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट। समझ में आ रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन ये बात हो रही है हमारे 2H2O की। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, जब भी यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में कोई नंबर दिया होगा वो हमेशा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन आइटम। अगर आपको डायरेक्टली पूछा, इतना टाइम तो नहीं रहेगा करने के लिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया कि 2H2O है तो कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 × 1 दैट इज 2 ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या लिखे दिया है कि ईच मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया है, डिफरेंट आपको तरीके से समझाया। मतलब अगर मैं आपको इसका इंडिविजुअली पूछूंगी तो आंसर अलग होगा ना, लेकिन अगर साथ में पूछूंगी तो आंसर यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 2H2 की बात कर रही हूँ और यहाँ पर अलग अलग कर रही हूँ, लेकिन बात तो एक ही होगी, क्योंकि अगर इन दोनों को भी ऐड करोगे बाद में तो यही आंसर आएगा, है ना। तो बस यहाँ पर ये चीज़ समझाने के पीछे मेरा यही ये था कि आपको ये समझे कि जब 2H2O इस तरीके से लिखा होगा और ये नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये नंबर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझिए, दैट इज जो भी सिग्निफिकेंस है वो क्वांटिटेटिव है ना। क्वांटिटेटिव इसका मतलब क्या शो कर रहे हैं, ये क्वांटिटी के बारे में कुछ शो कर रहे हैं। तो किस चीज़ की क्वांटिटी, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शो कर रहा है आपका मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ H2O यहाँ पर मैंने लिख दिया और आपसे मैंने पूछा कि बताइए कि ये क्या शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये आपने लिखा हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं आपको फाइंड आउट करने बोलूँ तो आप आराम से कर सकते हैं, 2 × 1 प्लस 16 इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब ये कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको नहीं आता है तो डरिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द
कंपाउंड, है ना। रिस्पेक्टिव नंबर जो मतलब जितने भी एटम्स डिफरेंट प्रेजेंट है उससे आपको पता चल जाएगा कि वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। उसके बाद रेशोज ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस, जिसका रेशोज क्या है वो भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल में आते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर CO2 का दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है CO2। ईच मॉलिक्यूल कंटेन वन कार्बन एटम जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड विथ 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। ज्वाइन हो चुके हैं केमिकल बॉन्ड से, अभी सिंगल है डबल है ये तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पता करेंगे, लेकिन 1 कार्बन एटम है जो कि ज्वाइन है केमिकल बॉन्ड से किसके साथ, 2 ऑक्सीजन एटम्स के, है ना, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये फाइंड आउट किया है वाटर का, उसी तरीके से। तो कैसे पता चला, देखो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है ना। तो अब देखिए कितना है कार्बन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। कार्बन का यहाँ पर एक एटम का मास है 12 और यहाँ पे एटम भी एक ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो 16 इंटू कितना होगा, कितने ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। तो अब आएगा यहाँ पर आंसर 12 प्लस 32, है ना, और आंसर आ जाएगा एंड में 44 ग्राम्स। अब यहाँ पे ग्राम्स मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप नहीं भी लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पूछेंगे डायरेक्ट आप 44 भी लिख सकते हैं, वैसे तो ग्राम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 44। समझ में आया किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट होता है, ओके। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के। तो इस वीडियो को देखने के लिए रियली थैंक्स। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व ज़रूर करूँगी, या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो कमेंट सेक्शन में, जैसे भी आपका डाउट हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को अगर पसंद आपको आ गया है तो आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपको भी काम देगा वो चीज़, ओके। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।